Very good morning to all of you. My topic is object oriented programming and methodology. तो इस जो टॉपिक है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे और उसकी जो मैथोलॉजीज हैं, जो उसके कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से हम इसको यूज़ कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, और कहाँ कहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से इसका यूज़ किया जा सकता है। तो इसके बारे में हम इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड मैथोलॉजी में हम पढ़ेंगे। अब दिस इज यूनिट 1। टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थिंकिंग्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। दिस इज अ बीटेक CS 304 थर्ड सेमेस्टर टॉपिक। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थिंकिंग and object oriented programming. Content है introduction to object oriented thinking, object oriented programming, comparison with procedure programming, features of object oriented paradigms, merit and demerits of object oriented methodology, object models, elements of object oriented programming's input output processing. ठीक है, तो दिस इज अ कंटेंट अबाउट द यूनिट 1। ठीक है, तो ये सब चीज़ का हम पढ़ेंगे किसमें, तो हम ये सब चीज़ किसमें पढ़ेंगे, फर्स्ट यूनिट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड मेथोडोलॉजी में। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शंस की कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या। ठीक है ना, तो उसके पहले हमको ये समझना होगा कि प्रोग्रामिंग इनोवेशंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स क्या है, और C++ इज नॉट द सेम एज C, ऐसा क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दिस इज अ थर्ड सेमेस्टर टॉपिक, यू आर द न्यू फॉर दिस इज अ न्यू सब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड दिस सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स, बिकॉज इसमें हमको यहाँ से क्या करना है कि यहाँ से आपका मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है कि ऑब्जेक्ट है क्या, उसकी प्रोग्रामिंग क्या है, उसके मैथोडोलॉजीज क्या है, हम यहाँ से उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर में भी आपने कुछ बेसिक्स पढ़े हैं कि थोड़ा सब टॉपिक का थोड़ा पढ़ा हुआ है, जैसे OS पढ़ा है आपने, DBMS पढ़ा है, और अलग अलग टॉपिक्स, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, सबके बारे में आपने एक स्मॉल नॉलेज गेन किया है। बट जैसे ही आप थर्ड ईयर में आ जाते हैं, थर्ड सेमेस्टर में आ जाते हैं, तो आपको क्या है, अब यहाँ पे आपको फुल टाइम जो है, मेन जो है कि आपको आपका एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना है रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से रिलेटेड, बिकॉज यहाँ पर हमको जो प्रोग्रामिंग है वो जितनी भी प्रोग्रामिंग है ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग है, ऑब्जेक्ट एंड क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग है, जिसको लेके हमको क्या करना है, प्रोग्रामिंग भी बनाना है, और यही चीज़ आगे जाके आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो आप करेंगे, खुद का जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करेंगे, उस कॉन्सेप्ट के लिए भी आपको ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड होगी। तो हमें ये देखना है कि इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं टॉपिक को, बिकॉज दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो इन दिस सेमेस्टर्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड मैथोडोलॉजी। तो फर्स्ट पॉइंट है प्रोग्रामिंग इनोवेशंस। अब प्रोग्रामिंग इनोवेशंस से क्या समझते हैं, मतलब एक इनोवेशन होना प्रोग्रामिंग में, एक नया तरीका जो इनोवेट किया गया है प्रोग्रामिंग के अंदर। इन लास्ट 20 ईयर्स की बात करें हम, इन 20 साल पुरानी बात करें हम, तो हमें यहाँ देखा जाए कि जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती थी तो डायरेक्ट क्या करते थे, प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता था स्टार्टिंग एज अ प्रोजेक्ट एंड वुड सिट डाउन ऑलमोस्ट इमीडिएटली एंड स्टार्ट राइटिंग कोड। मतलब उस वक्त कोई खास ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था कि आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, C++ का, मतलब ठीक है, मतलब पहले ये इन्वॉल्व नहीं किया गया था स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे क्या किया गया, इसको लाया गया क्लासेस में कि नहीं, बच्चों को डायरेक्ट क्लास में पढ़ाया जाए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, C क्या है, C++ के कॉन्सेप्ट क्या है, इन सबको क्लासेस में पढ़ाया जाए। और क्योंकि पहले क्या होता था, आपको थोड़ा सा भी नॉलेज होता था तो आप क्या करते थे, उसको हम एक प्रोग्राम दे दिया, एक प्रोजेक्ट दे दिया और आप उसको स्टार्ट कर देते थे। फर्स्ट पुराने टाइम में यही होता था। तो अब क्या किया जा रहा है, उसको एक नया व्यू दिया जा रहा है जिससे आपको क्लासेस के अंदर ही समझा दिया जाए कि होता क्या है कॉन्सेप्ट, बिकॉज यू आर द सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट क्या है।
ठीक है। और यही कॉन्सेप्ट क्या होंगे, जावा में लगेंगे, यही कॉन्सेप्ट डॉट नेट में लग रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट को एंड्रॉइड में लगेंगे, यही कॉन्सेप्ट पाइथन्स और सब बहुत सारी जो लैंग्वेज इनकमिंग जो लैंग्वेज आ रही है, फ्यूचर्स में भी जो लैंग्वेज आएगी, तो यही कॉन्सेप्ट को लेके चलेगी। बट थोड़ा सा वेरिएशन हो जाता है उनके केस में कि कुछ कॉन्सेप्ट्स जो रहेंगे ये तो है ही, साथ में उनको अलग तरीके से उसको और ईजी वे में इम्प्लीमेंट किया जा सके, कंपोनेंट बेस किया जा सके, तो इस इवेंट बेस हो, इस तरीके से आपको वहाँ पे मिलेगा। ठीक है ना। इसके अलावा हम क्या है, HTML लैंग्वेजेस है, ये बहुत सारी लैंग्वेजेस है, पर हमको यहाँ किसको पढ़ना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो लैंग्वेजेस है, इसको ही हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इसमें मेन चीज़ क्या थी कि प्रोग्रामिंग, अब जो भी प्रोग्रामिंग डिज़ाइन होती थी बिकम लार्ज, जो प्रोग्रामिंग बनाते थे बहुत ज़्यादा लार्ज होती थी और एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड होती थी। ठीक है ना। मतलब जो प्रोग्रामिंग बनाते थे तो उसमें क्या था, अब उस वक्त हम पास्कल का यूज़ करते थे, उसके उस ड्यूरेशन पे हम उसका किसका यूज़ करते थे, पास्कल हुआ, कोबोल हुआ, इन लैंग्वेजेस का यूज़ करते थे। तो उन, या असेंबली लैंग्वेज हुई, तो जब इन लैंग्वेजेस का यूज़ करते थे तो उस ड्यूरेशंस में हम जो भी प्रोग्रामिंग करते थे वो एक तो लार्ज प्रोग्राम होता था और एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम बनते थे उसकी, तो जिसका कोई वर्थ नहीं था। मतलब जो यूँ कह सकते हैं कि जो लॉन्ग टर्म के लिए वर्थ नहीं था उस प्रोग्रामिंग का। मतलब कहीं ना कहीं उसमें हमने एक तो कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से प्रोग्रामर खुद ही समझ अंडरस्टैंड नहीं कर पाता था कि कहाँ क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ये जो ड्यूरेशंस रहा है वो बहुत कम टाइम के लिए रहा कि वहाँ पे जो भी प्रोग्रामिंग चली, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ, उस वक्त हमको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े और कॉम्प्लिकेटेड भी रहा प्रोग्रामिंग का अप्रोचेस भी वहाँ पे। तो फिर क्या हुआ, हमको कई प्रॉब्लम्स मिली, जैसे बोलते थे प्रॉब्लम वाज वेरी कॉम्प्लेक्सिटीज, है ना, ये बोल सकते प्रॉब्लम। तो द लार्ज प्रोग्राम आर, अब हम बात करते हैं किसकी, लार्ज प्रोग्राम की बात करते हैं। लार्ज प्रोग्राम आर प्रोबेबली मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंटिटीज एवर क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। ठीक है ना। मतलब एक बहुत ही क्या थी, एक प्रोबेबली मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंटिटी थी जो किसके द्वारा क्रिएट की जा रही थी, ह्यूमन के द्वारा, मतलब हमारे द्वारा बनाई जा रही थी। और इस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से क्या हो रहा था कि प्रोग्राम्स के अंदर कई टाइप्स की क्या हो रही थी, एरर जनरेट हो रही थी अलग अलग टाइप्स की, और कई बार यूज़र समझ भी नहीं पा रहा था कि क्या एरर्स होती है, या फिर सामने वाला जो यूज़र को हम डिलीवर करते थे सॉफ्टवेयर, उसको समझ में नहीं आता था, क्योंकि उसको भी कोई नॉलेज नहीं था उस ड्यूरेशन में कि प्रोग्रामिंग के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो दे आर टोटली डिपेंड ऑन द प्रोग्रामर्स। ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ वहाँ फेस करने को मिल रही थी। साथ ही क्या, सॉफ्टवेयर एरर कैन बी एक्सपेंसिव। ठीक है। अब जो भी सॉफ्टवेयर के अंदर जो एरर आ रही थी उसको वापस से प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसकी वजह से क्या हो रहा था, वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा था। एंड तो इसके लिए हमने क्या करा, इस कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए क्या किया, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो थी उसको डेवलप किया गया, फिर इम्प्रूव की गई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को, और एक था यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उस ड्यूरेशन में जिस चीज़ को हमने किया गया, मतलब एक जो कि एक कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर सकते थे। ठीक है। तो हमारा मेन जो टारगेट है इस यूनिट के अंदर पढ़ना वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स। ठीक है। अब पहले हम सब यहाँ से अभी से हम इंट्रोडक्शन वे में ही बताने की कोशिश करें कि ये सब होती क्या है। अब पहला क्वेश्चन आता है, व्हाई एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्यों मेन क्वेश्चन ये कि क्यों जरूरी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है ना। तो ये कह सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, हम इसको क्या के लिए प्रीफर कर रहे थे, सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए प्रीफर कर रहे थे, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और ये कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर रही थी हमारी। यूँ कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑफर अ न्यू एंड पावरफुल वे टू कोप अप विद कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब है ना, एक नया तरीका था और पावरफुल था जो कि इसको कोप अप कर रहा था, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं प्रोग्राम की उसको कम कर रहा था। ठीक है। स्टिल जबकि हम क्या कर रहे थे वहाँ पे C++ में बहुत सारी स्टेप्स, सी के अंदर स्पेशली हम बहुत सारी स्टेप्स को लिख रहे थे। ठीक है ना। तो वहाँ स्टेप्स जब भी हम बड़े लिख रहे थे, या जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज में बहुत सारे स्टेप्स, मतलब प्रोग्राम, एक किसी प्रोग्राम को डिज़ाइन करने के लिए कई स्टेप्स में हमको उससे कोडिंग करनी पड़ी थी। ठीक है। तो उस चीज़ को कम करने के लिए हमने किसका यूज़ कर दिया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज़ किया, जिससे क्या हो रही है यहाँ पे, क्या हो रही, स्टेप्स भी कम हो रही है और कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो रही थी यहाँ पे। साथ ही यूँ कह सकते हैं कि
साथ ही ये क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कई अलग अलग फीचर्स को कवर करता है, कंसिडर करता है। साथ में फीचर्स है इसके पास, बहुत सारे मेनी फीचर्स है जो उस कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए हमें हेल्पफुल रहेंगे। तो ये जो सब चीज़ें हैं हम यहाँ पे समझेंगे कि होता क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट एंड क्लियर करेंगे, जिससे हमारे का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है और इस कॉन्सेप्ट को हम आगे भी यूज़ कर सकें। सेकेंड है, अब था एक और था यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, जो मैंने तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज क्या था। इट इज़ अ ग्राफिकल लैंग्वेज, हम ये बोल सकते हैं कि कंसिस्टिंग मैनी काइंड ऑफ डायग्राम्स। मतलब यहाँ क्या किसका यूज़ किया जा रहा है, डायग्राम का यूज़ किया जा रहा है यूएमएल डायग्राम के अंदर, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो आप लोग पढ़ेंगे जब आपको एक्चुअली प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना है, तो प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते वक्त जब आपको ये सब चीज़ पढ़नी पड़ेगी कि यूएमएल डिज़ाइन क्या होता है और इसके अंदर डायग्राम्स क्या होते हैं, क्लास डायग्राम होते हैं, एक्टिविटी डायग्राम होते हैं, यूज़ केस डायग्राम होते हैं, बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं जो स्पेशली आपको रीड करने हैं। कहाँ पर स्पेशली आपको रीड कब करने हैं, ये जब प्रोजेक्ट डिज़ाइन करेंगे तब आपको ये सब चीज़ को रीड करना होगा, और आगे वाली क्लासेस में भी आपको कहीं ना कहीं यूएमएल डायग्राम्स का यूज़ बताया ही जाएगा। तो इससे बेनिफिट क्या है, काइंड ऑफ बहुत सारे डायग्राम, इट हेल्प प्रोग्राम एनालिसिस फिगर्स होते हैं and help programmer design and understand how the program works. The UML is a powerful tool that can make programming easier and more effective. मतलब यूँ कह सकते हैं कि अगर आप UML डिज़ाइन करते हैं तो उसके बेसिस पे आपको कौन सी प्रोग्रामिंग करनी है, कौन से फीचर्स को ऐड करना है, क्या कॉन्सेप्ट लेके चलना है, ये सब चीज़ UML डायग्राम के बेसिस पे आपको पहले ही क्लियर हो जाएगी, और उसी के बेसिस पे क्या करेंगे, पूरा प्रोजेक्ट डिफाइन करेंगे। मतलब एक प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बना रहे हैं, जिसके बेसिस पे एक डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, जिसके बेसिस पे हम आपको किस पॉइंट पे कितनी प्रोग्रामिंग करनी है, कौन से फीचर्स डिज़ाइन करने हैं और उनका क्या रिजल्ट होगा, आपको उस यूएमएल डायग्राम के बेसिस पे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ हम क्या पढ़ेंगे, यूएमएल डायग्राम के अंदर पढ़ेंगे। सेकंड है, तो यहाँ बात कर रहे हैं यूएमएल डायग्राम की। तो यूएमएल डायग्राम कई अलग अलग टाइप्स भी है, जो आप आगे जाके जब प्रोजेक्ट जब डिज़ाइन करेंगे तो तब आपको इस टाइप के डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे। तो कौन कौन से टाइप्स हैं जो कि सिस्टम डिज़ाइन बोल या फिर आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो भी डायग्राम्स है किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिस्टम डिज़ाइन या फिर आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट है एक्टिविटी डायग्राम, यूज़ केस डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, क्लास डायग्राम, स्टेट डायग्राम होते हैं ये। ठीक है ना। अब एक्टिविटी डायग्राम क्या होता है, जो एक्टिविटी जो परफॉर्म, और एक होता है एक्टर। पहले हम एक्टर से समझते हैं कि एक्टर होता क्या है। एक्टर जो कि जो एक्शन परफॉर्म करता है, किसको, सॉफ्टवेयर के अंदर जो एक्टर्स होते हैं, जो कौन जो एक्शन परफॉर्म करें। जैसे आप भी एक एक्टर हो सकते हैं, एडमिन में एक एक्टर हो सकता है यहाँ पर, या फिर विजिटर भी एक्टर होता है। जैसे आपने कई बार कई साइट्स को आपने विजिट भी किया होगा, है ना, तो उसमें आपने देखा होगा कि आपने विजिट किया, या आपका खुद की जीमेल पे आपका खुद का अकाउंट है तो आपने विजिट किया, या आप वहाँ पे कुछ एक्टिविटी परफॉर्म की, तो आप एज ए एक्टर कुछ ना कुछ वहाँ पे एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड अ एक्टर। ठीक है ना। तो ये क्या एक्टर होते हैं जो अपने ही कुछ फंक्शंस को पर वर्किंग करते हैं। ठीक है, या यूँ बोल सकते हैं जॉब परफॉर्म करते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो एक्टिविटी डायग्राम क्या होता है, एक्टिविटी डायग्राम जो किसी प्रोसेस में या फिर डेटा प्रोसेसिंग में शामिल एक्टिविटी को शो करता है। जस्ट लाइक अ फ्लो डायग्राम्स, मतलब कौन सी स्टेप पे क्या क्या वर्किंग हुई है, ठीक है ना, और उसके बाद क्या वर्किंग होगी। जैसे फॉर एग्जांपल लॉगिन का सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप जब लॉगिन पेज को ओपन करते हैं, आपने कई बार देखा होगा लॉगिन पेज है, तो उसको ओपन किया, ओपन करने के बाद आपने क्या लिखा, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड करते हैं, और तीसरी स्टेप में उसको सबमिट कर देते हैं। अगर आपने गलत पासवर्ड लिखा तो आप बाहर आ जाएंगे, मतलब यहाँ इफ़ कंडीशन लग गई, और अगर आपने सही पासवर्ड लिखा तो आप क्या हो जाओगे, प्लेटफॉर्म के अंदर इन हो जाओगे। ठीक है ना। तो यहाँ क्या, ये एक्टिविटी डायग्राम के थ्रू आपने क्या करा, एक फ्लो बताया है किसका, पर्टिकुलरली फंक्शंस का, जो यहाँ पे शो हुआ है। ठीक है ना। सेम नेक्स्ट है यूज़ केस डायग्राम। यूज़ केस डायग्राम एक सिस्टम है और उसके इन्वायरमेंट के बीच इंटरेक्शन को शो करता है। ठीक है ना, मतलब एक फंक्शन है वो उसके इन्वायरमेंट को शो करता है कि किस तरह से कौन कौन यूज़र उसको इंटरेक्ट करेगा, पहला पॉइंट, और उसका क्या इन्वायरमेंट रहेगा, और वो किस तरह से उसकी वर्किंग क्या होगी वहाँ पर। ठीक है ना। तो ये सब चीज़, जैसे लॉगिन ही हुआ, लॉगिन डायग्राम, लॉगिन पेज ही ले लो, तो लॉगिन पेज का क्या एक इन्वायरमेंट है, उसका मेन क्या है, वर्किंग है कि वो अगर आपने लॉगिन पासवर्ड सही डाला तभी आप इंटर हो सकते हैं, नहीं तो इंटर नहीं हो सकते।
ठीक है ना। सीक्वेंस डायग्राम जो है जो सिस्टम तथा सिस्टम के जो कंपोनेंट के बीच इंटरेक्शन को शो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले आपको रजिस्ट्रेशन पेज को क्लिक करना ही होगा, पर इसको फिलअप करना होगा, फिर सबमिट करना होगा, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, लॉगिन पेज पे एंटर हो सकते हो। एक बार लॉगिन आप एग्जिस्ट हो गए यूज़र, तो आप क्या कहते हैं डायरेक्ट अंदर जा सकते हो। अंदर जाने के बाद भी आपको कुछ ना कुछ फंक्शंस, आपको बहुत सारे फंक्शन दिखाई देंगे, तो आप पर्टिकुलर फंक्शन को चूज़ कर सकते हो, या फिर हो सकता है कि आपको भी वहाँ पे कुछ ना कुछ सीक्वेंस परफॉर्म करना पड़े। तो वहाँ पे क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पेटीएम का आप देख लो, पेटीएम वाले में क्या होता है, जैसे आप अपने प्लेटफॉर्म पे एंटर होते हो या किसी चीज़ प्रोडक्ट को खरीदते हो, तो एक वहाँ सीक्वेंस बन गया, प्रोडक्ट को क्लिक करना पड़ेगा, उसकी फिर उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना कितने क्वांटिटी इसमें चाहिए, फिर उसके पेमेंट मोड पे जाना पड़ेगा, तो ये सीक्वेंस बन गया। तो इस सीक्वेंस को ही आप फॉलो करोगे, इस सीक्वेंस के अलावा कोई दूसरी चीज़ फॉलो नहीं होती। तो ये क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सीक्वेंस डायग्राम। वो उस सीक्वेंस डायग्राम में इसकी पूरी फंक्शनलिटीज़ या इसकी पूरी प्रोसेस या पूरी स्टेप्स को शो किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्लास डायग्राम। क्लास डायग्राम क्या है, एक सिस्टम में जो ऑब्जेक्ट क्लास क्या है और इन क्लासेस के बीच में एसोसिएशन का शो करता है, ठीक है ना। जो फॉर एग्जांपल 4 या 5 क्लास बनी है, तो उन क्लासेस के बीच में किस किस का एसोसिएशन, जैसे लॉगिन रजिस्ट्रेशन पे से किसको लॉगिन का कर दिया, लॉगिन से हमने किसी और दूसरे पेज को कर दिया क्लास डायग्राम से। तो इस तरह से कहीं ना कहीं उनके बीच में इंटरेक्शन शो होता है, और किसके किस बीच में क्या क्या एसोसिएशन है वो उस क्लास डायग्राम के थ्रू हम यहाँ पे समझ सकते हैं। स्टेट डायग्राम क्या होता है, स्टेट डायग्राम ये शो करता है कि सिस्टम इंटरनल और एक्सटर्नल इवेंट पर कैसे रिएक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वॉशिंग मशीन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वॉशिंग मशीन का इंटरनल इवेंट्स क्या होते हैं और एक्सटर्नल इवेंट्स क्या होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। जैसे इंटरनल मतलब क्या, उसकी जो मशीन कैसे वर्क कर रही है, और एक्सटर्नल जो आप देख रहे हैं, पानी डालना उसके उसमें, फिर जो साबुन जो पाउडर डालते हो, फिर उसको ड्राई करते हो, जो भी है और ये सब जो चीज़ करते हो वो सब चीज़ आपको दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, 2 इवेंट्स पे डिपेंड करता है, इंटरनल और एक्सटर्नल इवेंट पर, जो वहाँ पे आपको कई बार इसके रिएक्शन दिखाई देगी, रिएक्ट करता दिखाई देगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, यूएमएल डायग्राम के टाइप्स थे, जिसको आपको इन फ्यूचर में बनाना पड़ेगा मेजर प्रोजेक्ट के अंदर। और इसीलिए आपको मैं यहाँ पे जस्ट इसको व्यू समझाने की कोशिश कर रहा था कि यूएमएल डायग्राम क्या होता है, आपको इस चीज़ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। जब बात करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस की, अब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस से क्या समझते हैं, क्योंकि 3 पॉइंट बोले थे मैंने उस वक्त, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सेकंड था यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, एंड थर्ड है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। देखो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जब प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ भी क्या है, प्रोग्रामिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। बट इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या है, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, SDLC के कॉन्सेप्ट होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के, कि उसमें प्रोग्रामिंग वाला पार्ट एक बहुत छोटा सा है, मतलब कोडिंग करने वाला पार्ट बहुत छोटा है, बाकी बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स हैं, या यूँ बोलो कुछ अलग अलग फेजेस हैं जिसमें हमने उसको डिवाइड किया है, ठीक है ना। तो पहला फेज़ क्या होता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग का। अब यहाँ रिक्वायरमेंट गैदरिंग से मतलब है कि सबसे पहले अगर जब आप सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करेंगे तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट को गैदर करना होगा कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है क्या, मतलब पर्टिकुलरली क्लाइंट से, क्लियर है। तो जब उसको आप पूरी रिक्वायरमेंट को गैदर कर लेंगे, ठीक है, उसको आप एनालिसिस करेंगे कि आपको बनाना क्या है, ठीक है ना। फिर गैदर करने के बाद ही क्या कर सकते हैं हम, उसकी इन्फॉर्मेशन को, जो इन्फॉर्मेशन वो चाह रहा था उसके बेसिस पे हम एक कॉन्सेप्ट डिज़ाइन करते हैं या एक ऑब्जेक्टिव डिज़ाइन करते हैं कि हमको बनाना क्या है पर्टिकुलरली उस सॉफ्टवेयर के अंदर। तो आप उस चीज़ को पहले क्लियर करेंगे। फिर अब बात आती है यहाँ पे डिज़ाइन की। जब डिज़ाइन वाले, मतलब डिज़ाइन करना है, इसका मतलब क्या है, एक प्रकार से आपको एक ब्लूप्रिंट डिज़ाइन करना होता है। ब्लूप्रिंट किसका, जो सॉफ्टवेयर आप डिज़ाइन करना चाह रहे हैं उसका एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए, एक डमी होना चाहिए, जिसके बेसिस पे आप उस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करेंगे। मतलब उसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस को आपको यूज़ करना है, कौन से फंक्शन पे कितनी प्रोग्रामिंग करोगे, कितनी टेबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्लासेस होगी, क्या ऑब्जेक्ट्स होंगे, और किस चीज़ को किस तरह से डिज़ाइन करेंगे, वो सब चीज़ आपको यहाँ पे पहले से क्लियर होनी चाहिए। तो अब यूएमएल डायग्राम का यूज़ करके, जैसे मैंने लास्ट टाइम समझाने की कोशिश की थी कि पहले वाले टॉपिक पे कि यूएमएल डायग्राम का क्यों यूज़ करते हैं, अलग अलग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस होते हैं वहाँ पर, और जिसके बेसिस पर हम ये डिफाइन करते हैं कि कौन से एक्टर्स, मतलब एक्टर मतलब यूज़र्स, एडमिन, ये जो 2-3-4 लोग होते हैं, कौन कौन से फंक्शंस होंगे जो इनका यूज़ करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर। जैसे आपने कई बार देखा होगा पेटीएम के अंदर, पेटीएम इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल आ गया, जहाँ पे आपने एज ए यूज़र आप जब इंटर होते हैं तो जो सब उसके प्लेटफॉर्म में इंटर होते हैं तो आप कई अलग अलग प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो
आप वहाँ क्या है, आप एज ए एक्टर वर्क कर रहे हैं वहाँ पर। उसी तरह जो एडमिन होता है वो वहाँ भी क्या होता है, एडमिन भी क्या करता है, अब एज ए एक्टर होता है, बट वहाँ पे वो क्या करना है, कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड कराता रहता है आपको, न्यू सर्विस प्रोवाइड करता रहता है। ठीक है ना। तो ये क्या है, हर एक के अपने अपने अलग अलग फंक्शंस है जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट ये डेवलपमेंट प्रोसेस में शो होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे इसके अलावा क्या होगा, थर्ड है कोडिंग वाला पॉइंट। उसके बेसिस पे हम क्या, जो ब्लूप्रिंट हमने डिज़ाइन किया है, जो फंक्शन हमने शो किए हैं, उसके बेसिस पे हम उसकी कोडिंग करेंगे, हाथों हाथ उसकी टेस्टिंग भी करेंगे। बिना टेस्टिंग के काम नहीं चलेगा। मतलब आप बार बार उसको रन करके देखेंगे कहीं उसका इनपुट जो आप इनपुट दे रहे हैं उसका आउटपुट जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है ना। ये सब फेजेस चलते जाएंगे। नेक्स्ट फेज़ होगा इसका इम्प्लीमेंटेशन वाला, तो बता ही दिया मैंने आपको। उसका टेस्टिंग है, टेस्टिंग पे और पूरा टेस्टिंग करेंगे। फिर टेस्टिंग के बाद क्या करेंगे, उसको डिप्लॉय करेंगे। इस तरह से 5-7 फेज़ होते हैं। जो 7 फेजेस होते हैं उसको हिसाब से हमने डिवाइड किया जाता है प्रोजेक्ट के अंदर, और तब जाके एक सॉफ्टवेयर डेवलप्ड होता है और उसको हम क्या करते हैं, कस्टमर को डिप्लॉय करते हैं। साथ में हमको क्या करना है, एक मेंटेनेंस वाला फेज़ भी इंक्लूड करना पड़ता है, जिससे हमें ये सब चीज़ क्लियर हो जाती है कि हमें जैसे हमने कोई सॉफ्टवेयर डिलीवर किया है तो उसको मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। अब मेंटेनेंस की क्या समझते हैं, मेंटेनेंस से मतलब सिंपल सी बात है, जब आप गाड़ी खरीदने जाते हैं, एक व्हीकल की बात करता हूँ, आपने टीवीएस कोई सी भी गाड़ी ले ली, तो टीवीएस वाला क्या करता है, आपको क्या बोलता है, 2 या 3 सर्विस आपको प्रोवाइड कराएगा। 2 या 3 सर्विस प्रोवाइड करेगा, मतलब फ्री सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो इसका मेन पर्पज़ क्या है कि आप अगर मान लो कुछ भी गाड़ी में प्रॉब्लम्स आती है तो आप उसके पास जाएंगे और उसकी जो भी फ्री सर्विस है उसका यूज़ करेंगे और आपका गाड़ी का मेंटेनेंस भी चेक हो जाता है। ठीक है ना। तो सेम थिंग्स आर हियर। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी यही होता है। सॉफ्टवेयर डिलीवर होने के बाद जो डेवलपर होता है या जो कंपनी के जो व्यक्ति होते हैं वो साफ साफ बोलते हैं कि आपको 6 मंथ या 1 ईयर आपको हम फ्री मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड करेंगे। एंड तब तक क्या करते हैं, वो जो प्रॉब्लम्स आती है, जो एरर्स आती है, वो सबको वो क्या करते हैं, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और जैसे ही साल कंप्लीट होता है या जो ड्यूरेशन होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है, वो कंप्लीट होता है, उसके बाद क्या करते हैं, उस मेंटेनेंस से भी हम कंपनी वाले क्या करते हैं, अर्न करते हैं। ठीक है। बिकॉज आप क्या कर रहे हो, उसके सॉफ्टवेयर को मेंटेन कर रहे हो, इसकी वजह से आप क्या कर रहे हो, उससे चार्ज ले सकते हो और उससे भी कंपनी अर्न करती है। तो ये अलग अलग तरीका है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस का। जो फेजेस मैंने आपको बताए हैं, तो ये सब चीज़ इंक्लूड होती है। तो उसमें एक प्रोग्रामिंग वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना प्रोग्रामिंग के कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं हो सकता है। अब यहाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम की कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करेंगे, जिसके बेसिस पे हम पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गए तीनों पॉइंट, यूएमएल डायग्राम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। क्लियर। अब बात है लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स की बात करें। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो है, और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें C++ इज़ बाय फॉर द मोस्ट वाइडली यूज। सबसे ज़्यादा किसका यूज़ किया जा रहा है, C++ का यूज़ किया, इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जा रहा है। जावा में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, जावा में, एंड्रॉयड में और बहुत जगह सब C++ कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है। तो जावा इज़ ए रिसेंट एडिशंस, मतलब यूँ बोल सकते हैं जावा क्या एक रिसेंट लैंग्वेज है, या यूँ बोलो जावा इज़ अ वन ऑफ द लैंग्वेज दैट यूज़ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो इसमें कुछ जो बट जावा जब हम यूज़ करते हैं उसमें कई फीचर्स होते हैं, जिसमें लेक है, वहाँ पे पॉइंटर है, टेम्पलेट है, मल्टीपल इंटेंस है, इज़ लेस पावरफुल एंड वर्सटाइल देन C++। मतलब हम क्या कर रहे हैं, मतलब सिंपल सी बात है कि जब हम C++ का यूज़ करेंगे तो मल्टीपल इंटेंस मिलेगा, पॉइंटर का भी यूज़ मिल जाएगा, टेम्पलेट्स भी मिलेंगे आपको यहाँ पे यूज़ करने के लिए। बट जब हम जावा का यूज़ करते हैं तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, यूँ बोल सकते हैं कि नहीं के बराबर यूज़ होती है वहाँ पे, या यूज़ ही नहीं हो रही, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। या यूँ बोलो कि जो प्रॉब्लम्स आ रही थी C++ के अंदर प्रोग्रामिंग बनाते वो वहाँ पे वहाँ पे आगे क्या करा, जावा के अंदर उस चीज़ को या तो हटा दिया है, या यूँ बोलना चाहिए कि उसकी जगह कुछ अपडेशंस करके नए कॉन्सेप्ट को लाया गया है। ठीक है। Several other object-oriented languages have been introduced recently, such as C#, but they have not yet attained the wide acceptance of C++. जो है C++ की जो लैंग्वेज है आर मैन्युफैक्चर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड Borland and run on the various flavors of Microsoft Windows. New concept.
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट जो डेट आर न्यू टू प्रोग्रामर्स ऑफ ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस सच एज पास्कल, बेसिक्स एंड सी। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग में क्या है, कुछ नए कॉन्सेप्ट को ऐड किया है जो किसके लिए न्यू होंगे, प्रोग्रामर के लिए न्यू है। ठीक है, जो भी प्रोग्रामर है, जैसे आप एक प्रोग्रामर से, तो आपके लिए भी अगर जो सी में आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं और जो सी प्लस प्लस पे जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो आपके लिए क्या होंगे, नए होंगे, जो कि आपको सी या पास्कल या फिर जो ओल्ड लैंग्वेज थी, ट्रेडिशनल लैंग्वेज में ये कॉन्सेप्ट नहीं दिखाए हैं, नहीं दिखे हैं। ठीक है ना, तो वो चीज़ हम यहाँ पे आपको बताएंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है हम आपको धीरे धीरे जब तक पूरी यूनिट चलती रहेगी उसमें हर एक स्लो आपको हर एक कॉन्सेप्ट को समझाएंगे और इन कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, कैसे इसकी प्रोग्रामिंग की जाएगी, किस तरह से इस पर वर्किंग कर सकते हो और इसको किस तरह से आप आगे फ्यूचर में जो अदर लैंग्वेजेस हैं, जावा, एंड्रॉयड, इसमें कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हो, वो सब भी चीज़ भी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा इन फ्यूचर में। ठीक है, तो अब हम ये समझते हैं कि इसमें अब जो नए फीचर्स है वो क्या है, द आइडिया बिहाइंड इट क्या है। क्लास, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म्स है, इनकैप्सुलेशंस है, जो लाई एट द हार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स, एब्स्ट्रैक्शंस हैं। तो ये सब चीज़ क्या है, जो कॉन्सेप्ट बताएं मैंने आपको, जो मेन पॉइंट बताए हैं, क्लास, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट में, मतलब वो इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म्स, इनहेरिटेंस, ये क्या है, इट इज़ लाई हार्ट है, मतलब ये क्या है, सी प्लस प्लस का हार्ट है, जहाँ जिसको आपको समझना है ये वर्किंग कैसे करता है। ठीक, तो यहाँ इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि जो मैंने बताए थे फीचर्स किसके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, एक इनहेरिटेंस था, पॉलीमॉर्फिज्म था और एक इनकैप्सुलेशंस था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ जब इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमको एक क्लास बनानी पड़ती है, किसकी, जो भी ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट की क्लास बनेगी। वो क्लास क्या करता है, कंटेन करता है फंक्शंस को एंड उसके डेटा टाइप्स को, मतलब जो कौन से डेटा टाइप्स जो हम यूज़ करने वाले, कौन से सब वेरिएबल्स हैं, कौन से यूज़ होंगे और उनके क्या फंक्शंस होंगे, उनको एक क्या करेगा, उसको इस क्लास के अंदर एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बनाएगा। ठीक है ना, मतलब करेगा और उसके बाद क्या करते हैं, हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, इन प्रोग्राम के अंदर। तो अब यूँ बोल सकते हैं कि जो मेन फीचर्स है, किस बात है, इनहेरिटेंस की बात करते हैं। तो इनहेरिटेंस क्या करता है, इसमें एक क्लास का ऑब्जेक्ट अन्य क्लास की प्रॉपर्टी को भी एक्सेस करता है। जैसे सिंपल सी बात है कि यहाँ पेरेंट्स और हम बोल सकते हैं, सिंपल एग्जांपल है, पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच की बात है। तो चाइल्ड क्या करता है, बच्चे क्या करते हैं, जो चाइल्ड होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स से क्या करते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को क्या करते हैं, गेन करते हैं और इसे ही बोलते क्या करते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है ना, वो मदर की प्रॉपर्टी भी गेन होगी और फादर की प्रॉपर्टीज़ भी गेन होगी। तो ये अलग अलग तरीके से वहाँ हम समझेंगे कि सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है, वो वहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। एक होता है पॉलीमॉर्फिज्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म्स क्या है, कॉन्सेप्ट अलग होता है, जिसमें क्या होता है, जो एक से अधिक जो फॉर्म को बनाकर उसे यूज़ करने की फैसिलिटी देता है। मतलब सिंपल सी बात है, आपने एक बार रिमोट देखा होगा, टीवी का रिमोट है, या यूँ बोल लो कि टीवी का जो रिमोट है वो हम कई अलग अलग पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं। टीवी को ऑन करने के पर्पज़ से भी कर सकते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, जो अपना स्पीकर्स की जो है, अपना वीडियो बोलते हैं ना, अपने क्या बोलते हैं, यहाँ बोलो स्पीकर को ऑन करने के लिए होता है, या सीडी ड्राइव को ऑन करने के लिए होता है। वहाँ पे वीडियो सीडी ड्राइव जो होता है उसको ऑन करने के लिए भी उस रिमोट का यूज़ किया जाता है। मतलब एक ही रिमोट से हम कई फंक्शंस को ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, एक प्रकार से पॉलीमॉर्फिज्म्स होता है। और इनकैप्सुलेशन इज़ वन मोर फंक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें क्या होता है, ये क्या, इट इज़ द बाइंडिंग करता है, या इट इज़ द रैपिंग ऑफ डेटा एंड द फंक्शंस, मेंबर फंक्शंस होते हैं। मतलब ये जैसे आपने देखा होगा चॉकलेट है, अब चॉकलेट के अंदर क्या है, या टीवी देख लो, टीवी क्या है, एक रैप किया हुआ होता है उसके अंदर। अब जब टीवी को कभी खोल के देखना, उसके अंदर कई अलग अलग वायरिंग्स होती है, पीछे बहुत अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जिसको क्या करता है, वो रैप करके एक रखता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, एक प्रकार से इनकैप्सुलेशन ही कहेंगे कि इट इज़ ये इनकैप्सुलेशन का एक पार्ट होता है, जिसमें आपको क्या दिखाई देगा, प्रॉपर्टीज़ भी दिखाई दे रही है, उसके डेटा टाइप्स भी है, उसके वेरिएबल्स भी क्या हो रहे हैं, उस पर रैपिंग होके होते हैं। तो यही क्या कहलाता है, इनकैप्सुलेशन होता है। यही क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, पॉलीमॉर्फिज्म्स, इनकैप्सुलेशंस एंड इनहेरिटेंस।
ठीक है ना, जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये मेन चीज़ आपको यहाँ पे हम बताएंगे कि जब हम न्यू कॉन्सेप्ट है और इसको किस तरह से यूज़ किया जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है C++ इज़ नॉट द सेम एज C, ठीक है। सो वी आर एज्यूम डेट कि यू नो सम C कॉन्सेप्ट नाउ, ठीक है ना, क्योंकि इन दिस यूनिट या इन दिस syllabus we are not explaining the C concept are here. I am just describing, yeah, yes, I am only just summarize the C concept are here only, ठीक है। अगर आपने अगर मान लो if you do know C, तो it would not hurt, but you may be surprised at how little overlap there is between C and C++. अगर आपने ऑलरेडी अगर C पढ़ा हुआ है तो आपको C पढ़ा है तो बहुत ही अच्छी बात है, तो आपको बहुत समझ में आ जाएगा कि क्या ओवरलैपिंग हुई है C और C++ के बीच में, समझ में ना। मतलब C के कॉन्सेप्ट तो हम यहाँ पे ऐड कर ही रहे हैं, पर साथ ही हम C++ के भी न्यू कॉन्सेप्ट को ले रहे हैं, और वो जो C++ से जो न्यू कॉन्सेप्ट है उसने क्या ओवरलैप किया है यहाँ पर, वो आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है ना। तो वो चीज़ आपको यहाँ समझ में आने लगेगी। तो C++ इज़ नॉट द सेम एज C, ठीक है। तो एज अ फ्यू स्टूडेंट हम जानते हैं कि फ्यू स्टूडेंट स्टिल वांट टू देयर स्टूडेंट टू लर्न C बिफोर लर्निंग C++, ठीक है ना। तो कुछ इंस्टीट्यूट्स है वो क्या करते हैं, C को पढ़ाते हैं बिफोर स्टार्टिंग द C++, ठीक है। तो C++ शुरुआत करने से पहले क्या करते हैं, सभी कुछ स्टूडेंट अगर C को भी पढ़ाते हैं, पर इन आवर व्यूज़ दिस इज़ अ मिस्टेक। कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब ये अगर देखा जाए तो ये एक मिस्टेक भी बोल सकता हूँ, या यूँ बोलो कि कोई ज़रूरी नहीं है C++ को पढ़ाने के लिए C की ज़रूरत हो, ठीक है ना, क्लियर। तो C एंड C+ आर इंटायरली सेपरेट, यूँ कह सकता हूँ कि दोनों क्या है, सेपरेट लैंग्वेजेस हैं। इट इज़ ट्रू, मैं ये भी सही कहता हूँ, ये भी एक पॉइंट सही है कि जो कुछ कॉन्सेप्ट है या कुछ सिंटैक्स है जो C के है वो C++ में भी एज इट इज़ सिंटैक्स सेम ही यूज़ किए गए हैं, समझ में ना। एक्चुअली सबसेट ऑफ C, या यू कह सकते हैं कि C इज अ सबसेट ऑफ C++, क्लियर है। इन फैक्ट द बेसिक अप्रोच इन अ C++ प्रोग्राम इज रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम डेट इन अ C प्रोग्राम्स, ठीक है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो C++ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो टोटली डिफरेंट है, किससे, C प्रोग्राम से डिफरेंट है, ठीक है ना, क्लियर है। मतलब C एक अलग लैंग्वेज, C क्या एक प्रोसीजरल टाइप ऑफ लैंग्वेज है, और C++ इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ठीक है ना। हाँ, मैं यूँ कह सकता हूँ कि कुछ कॉन्सेप्ट या कुछ सिंटेक्स C++ में इंक्लूड हुए हैं या यूज़ किए जा रहे हैं, या यूँ कह सकता हूँ कि C इज़ अ सबसेट ऑफ C++, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो C++ हैज़ ओवरटेकन C एज द प्रीफर्ड लैंग्वेज फॉर सीरियस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। Thus we don't believe it is necessary or या advantage to teach C before teaching C++। तो स्टूडेंट, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि अगर C++ कुछ इंस्टीट्यूट जैसा चाहते हैं, मानते हैं कि C को पढ़ाना चाहिए, टीचिंग करना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द C++, तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए C के जो भी कॉन्सेप्ट हैं, और फिर उसको आप क्या करिए, C++ को बताइए, तो आपको थोड़ा डिफरेंस भी समझ में आएगा कि C में क्या कॉन्सेप्ट चल रहे थे और C++ में क्या वर्किंग हो रही है, क्लियर है। तो स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, दोनों टाइप के जो कॉन्सेप्ट है उसको रीड करना चाहिए और उसको समझना चाहिए। यूँ कह सकता हूँ कि C++ में कुछ जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्या है, न्यू है, और वो इट इज़ डिफरेंट होंगे, किससे, C से डिफरेंट होंगे, क्लियर है आपको। तो इसका मतलब बहुत क्लियर है कि C++ जो है उसको समझने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको C पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि C++ इज़ अ डिफरेंट टाइप, इज़ अ सेपरेट लैंग्वेज है फ्रॉम C, ठीक है। तो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू लर्न C फॉर C++, ठीक है, क्लियर है आपको। अब यहाँ पे तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोसीजर ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग है
या प्रोसीजर कॉन्सेप्ट है वो कॉमन है किसमें, सी और सी प्लस प्लस में, एंड मूव टू ऑन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। और जिससे आपको क्या हो जाएगा, वंस द प्रोसीजर अप्रोच हैज़ बीन डाइजेस्टेड, मतलब यूँ कह सकते हैं कि सी और सी प्लस प्लस में जो कुछ पॉइंट पर हम कह सकते हैं कि प्रोसीजर कॉन्सेप्ट कॉमन है या सिमिलर है, बट हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करना है सी प्लस प्लस के अंदर, उसको लर्न करना है और किसको डाइजेस्ट करना है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को डाइजेस्ट करना है। ठीक है ना। जिससे क्या होगा, आप जो इसमें मेन गोल क्या है, मेन गोल ऑफ वन ऑफ आवर गोल इज टू बिगिन अ ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है ना, जो एज क्विकली एज पॉसिबल, जिससे आप क्या कर सको कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को जल्द से जल्द स्टार्ट कर सको। क्लियर, मेन गोल तो आपका यही है यहाँ पर। या यूँ कह सकते हैं कि सम फीचर्स की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, फीचर्स की बात करें ऑफ सी के, तो हैव बीन सुपरसेडेड बाय न्यू अप्रोचेस इन सी प्लस प्लस। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर मान लो हमने क्या किया, प्रिंट एफ और स्कैन को फंक्शंस को यूज़ करते हैं या इनपुट एंड आउटपुट वर्क आवर में इन सी में। ठीक है ना, तो जो आर सेल्डम यूज इन सी प्लस प्लस, जो कि सी प्लस प्लस में इसका यूज़ नहीं होता है, बिकॉज सी आउट एंड सी इन डू अ बेटर जॉब। जब हम सी आउट और सी इन का यूज़ करते हैं तो ये बहुत अच्छी से वर्क करता है एज़ कम्पेयर टू प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ। ठीक है ना, साथ ही हम क्या करते हैं, अगर हम कुछ और पॉइंट की बात करें, हैश डिफाइन, ठीक है ना, कांस्टेंट एंड मैक्रोज इन सी जो हैव बीन लार्जली सुपरसेडेड होगा बाय द const and qualifiers and inline functions in C++ and need to mention only briefly। मतलब ये बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिनका हम क्या करते हैं, जो C++ में यूज़ हो रहा है, और या इसके हेडर फाइल के जो कॉन्सेप्ट है या फिर डिफाइन से जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, जो आपको यहाँ पे आपको जब हम करेंगे वो समझ में आएगा। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, यू विल नीड अ C++ कंपाइलर। जब हम प्रोग्रामिंग की बात करेंगे, जब प्रोग्राम आपको लिखना है तो कोई ना कोई एडिटर की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए आपको क्या चाहिएगा, C++ कंपाइलर जरूर चाहिएगा। तो एक आता है बोल्डेंट C++ बिल्डर का, एक आता है एक माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ का भी आता है, जो कि बहुत ही सूटेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा अवेलेबल से, या फिर ऑलरेडी आप डाउनलोड भी कर सकते हैं फ्री में, क्या बोलते हैं साइट पे से भी उसको। और साथ में हम जब हार्डवेयर की बात करते हैं तो शुड हैव इनफ प्रोसेस स्पीड, memory, hard disk space to run the compiler you have chosen। ठीक है ना, तो you can check the manufacturer specifications to determine this requirement। तो आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो वो उसके लिए आपका सिस्टम है या नहीं, मतलब उसमें रन हो सकता है कि नहीं प्रोग्रामिंग, ये सब चीज़ आपको ही चेक करनी होगी स्टार्टिंग में। ठीक है ना, तो क्योंकि मैक्सिमम जो सॉफ्टवेयर अभी जो करंट में जितने भी सिस्टम्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, आप आराम से, मतलब विंडो 10 आ रहा है और 64 बीट का आ रहा है, तो आप 32 बीट के अगर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करोगे तो 64 बीट पे से नहीं चलेगा, या 64 के बीट को 32 पे रन करने की कोशिश करोगे तो नहीं चलेगा। तो आपको उसके हिसाब से उसके वर्जन्स, उसके बीट वाइज जो है वो सब चीज़ आपको चेक करके ही उसको इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम के अंदर। ठीक है ना, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, उस पर उसको चला सकते हो, और उसके बाद ही आप उस पर प्रोग्रामिंग कर सकते हो। क्लियर है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या होते हैं। ठीक है ना, वहाँ सॉफ्टवेयर इवोल्यूशंस क्या होता है, और लेयर ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। इसमें 3 या 4 लेयर बताई है। एक तो मशीन लैंग्वेज बताया है उस लेयर में, फिर असेंबली लैंग्वेज बताया, फिर प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज के बारे में बात की, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात की है। तो ये इसके बारे में बात की, इसके बारे में डिस्कस करेंगे किसमें, सॉफ्टवेयर ऑफ इवोल्यूशंस के अंदर इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है एग्जैक्टली, यहाँ आप समझने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ उससे क्या कॉन्सेप्ट है। इस नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सब चीज़ समझेंगे, उसका क्या व्यू था, किस तरह से उसकी प्रोसेसिंग थी, क्या कौन कौन से फंक्शन को इंक्लूड करता था वो, और किस तरह से वो वर्किंग करता था। ये सब चीज़ यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और फिर हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट होता क्या है, और उसका ओरिएंटेशंस क्या है, उसकी प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसकी मेथोलॉजीज़ क्या होती है, और साथ में हम कोशिश करेंगे कि प्रोसीजर ओरिएंटेड और
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बीच में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है ना। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको डिस्कस किए हैं, इस बारे में हम वहाँ पे बात करेंगे। और आपको क्या करना है, कल जब आप नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा इसको रीड करें कि ये सब चीज़ है क्या जो मैंने आपको बताया है, आपको रीड करना है। और अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन्स हो रिलेटेड टू द टॉपिक तो आपको मुझे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर से पूछना, और मैं वापस से इस चीज़ को हम ब्रीफ भी करेंगे कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, ठीक है ना। और उस चीज़ के बारे में हम समझेंगे और क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आपसे पूछूंगा भी मैं। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ लॉजिक डेवलप करना है आपको, बिना लॉजिक डेवलप के कोई भी काम नहीं होगा। इसलिए लॉजिक और साथ में एल्गोरिथम कैसे डिज़ाइन होता है, उसकी प्रोग्रामिंग आप कैसे करोगे, C++ के अंदर कैसे कॉन्सेप्ट का यूज़ करोगे, किस तरह से आपको करना है, ये सब चीज़ यहाँ आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है। तो ये सब चीज़ रेडी रहिए आप लोग। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कोशिश करेंगे कि कुछ नया टॉपिक तैयार करें, नई चीज़ बताएं, कुछ प्रैक्टिकल इन्वॉल्वमेंट के साथ आपको इस पर हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको भी समझ में आएगा कि टॉपिक है क्या, ठीक है ना। तो क्लियर होगा आज का टॉपिक आप लोगों को सभी को। और अगर कोई हो फीडबैक तो जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।